लास्ट लेक्चर में वैन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस स्टार्ट करना, ठीक है। यहीं पर हम स्ट्रक हुए थे। हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू वैन डेर वाल जो है, क्योंकि पीवी एनआरटी के बराबर नहीं आ रहा था, तो वैन डेर वाल ने ये सोचा कि जो ये आइडियल गैस इक्वेशन है इसी को कुछ रेक्टिफाई करके जो है बना दिया जाए कंफर्टेबल की जो है पीवी एनआरटी के बराबर हो जाए। तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वैन डेर वाल ने एक्चुअल में दो एरियाज ऑफ फॉल्ट निकाले जहां पे प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो सबसे पहली हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन का मामला क्या है? जैसे आपको अगर याद होगा, अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये कहा गया था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली ऑफ वेरी स्मॉल साइज, सो the actual volume occupied by the gas molecules is negligible in comparison to volume of container। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें भी कही। मैंने कहा था कि ग्राउंड में आप हो, एक दो लोग हो, आंख पे पट्टी बांध दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा दूसरा बंदा है कि नहीं, ठीक है। सारा कमरा जो है एक दो मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल है घूमने के लिए, तो तब तो एम्प्टी मान सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जो कमरे में हो जाएंगे, सो एक मॉलिक्यूल के लिए जो घूमने का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू कमरे का वॉल्यूम माइनस उन मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम जितना वो घेर रहे हैं, ठीक है। तो जो खाली वॉल्यूम है दैट इज नाउ आइडियल वॉल्यूम। पहले तो हम ये ले रहे थे पीवीएनआरटी में कि कमरे का वॉल्यूम ही जो है आइडियल वॉल्यूम, लेकिन आइडियल वॉल्यूम वो नहीं, आइडियल वॉल्यूम वो है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं। तो आपको कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो वॉल्यूम की करेक्शन करना, ठीक है। सो चलिए करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से की जाएगी वॉल्यूम की करेक्शन। सबसे पहले आप एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। मान लो इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये है, तो इसका जो रेडियस है सपोज दैट इज आर एंड वॉल्यूम इज वी, ठीक है। समझ में बात आ रही है? अच्छा, तो अब यहां पर मतलब जो स्मॉल वी है, सुनते जाइएगा, बात यहां पे समझने की भी जरूरत रहेगी। सो जो स्मॉल वी है एक्चुअली दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है, एक्चुअल वॉल्यूम स्मॉल v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सब लोगों को मेरी बात समझ में आने लग गई है? सब वॉल्यूम वॉल्यूम सब कुछ जो है बढ़िया है, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सही है, सब नो जल्दी से ऑनलाइन वाले। बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। नाइस नाइस नाइस। चलिए नाइस, मैं देख रहा हूँ ऐश्वर्या नंदी, ठीक है, मिल रहे हैं मुझे मैसेजेस जो है। काशीवम, मनप्रीत, ठीक है। कितने लोग हैं? छोड़ दिया पता नहीं, वो दिखता ही नहीं, छोड़ दी होगी। अंकित, नमन, आशिका, नंदनी, बहुत बढ़िया, ठीक है, योगिता, गुड गुड गुड। चलिए, सो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब कई लोग तो इस बात पे भी रिस्पॉन्स नहीं देते। हाँ,
हैं? अच्छा सुनो, तो अब क्या है, ये तो इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। आप मतलब ये वॉल्यूम हम निकाल क्यों रहे हैं, आप समझ जाइए कि हमें कंटेनर के वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम्स माइनस करने, ठीक है, समझते रहिए। लेकिन एक बात अपने को समझनी है कि क्या एक मॉलिक्यूल इतनी ही जगह घेरता है जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है? ऐसा नहीं। एक मॉलिक्यूल जो है इतनी जगह नहीं घेरता है जितनी कि उसका एक्चुअल वॉल्यूम है। आप समझते जाइएगा बात को, वो कितनी जगह घेरता है। अब आप सो वो दूसरे एटम को जो है इतनी दूरी तक भी आने देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाहुबली क्या? हाँ, ओके। तो मैंने कहा कि इस बाउंड्री तक ही दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है, वहां से इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देते हैं, तो ये बाउंस बैक करके वापस चला जाता है। दैट मीन्स इसका जो इफेक्टिव वॉल्यूम है वो तो ये डॉटेड वाला दायरा होगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, समझते जाए। Is मतलब वॉल्यूम इफेक्टिव। अब अब ये इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम का मसला क्या होगा? देखो, जैसे आपने, आप सभी लोगों ने जो है गाय देखी, गाय देखी, ठीक है, और आप सभी लोगों ने टाइगर भी देखा है। बड़ा कौन होता है? गाय बड़ी होती है ना, बाय वेट भी वैसे भी गाय बड़ी होती है, ठीक है ना। अच्छा, आप मतलब मान लो बिल्कुल खुले हैं, टाइगर भी खुला है बिल्कुल जो है, एंड गाय भी खुली है। आप गाय के कितने नजदीक जा सकते हैं? टच कर सकते हैं। और टाइगर के कितने दूर जा सकते हैं? बिल्कुल खुला, कोई कोई फेंसिंग कुछ नहीं। ये भागेंगे नहीं, मतलब ऐसे कितना हिम्मत कितने दूर तक की कर सकते हैं? 1 किलोमीटर, है ना। तो मतलब इससे अपने को अंदाजा लग जाता है कि although the actual volume of cow is bigger than that of, the actual area of cow is bigger than that of tiger। सुन ना, बिहेवियर मतलब क्या? जैसे काऊ तो बहुत शांत रहने वाली है। वही मैं कह रहा हूँ, सुनो कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ काऊ इज बिगर देन दैट ऑफ टाइगर, बट द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ टाइगर इज मोर देन दैट ऑफ काऊ। सही है बात? भाई जो इफेक्टिव एरिया है टाइगर का, है ना, वो तो ज्यादा है काऊ से, तो इफेक्टिव, भाई हम तो इफेक्टिव देखेंगे ना, कि जैसे जंगल में भी टाइगर होते हैं ऐसे गाय की तरह झुंड में तो नहीं दौड़ते हैं। मतलब जंगल में जो है लायंस या टाइगर्स जो है 4-5 होते हैं, ये जो काउस तो जो है कितनी हजारों के हिसाब से हो सकती हैं, डियर्स जो हजारों के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जो है इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, भाई जहां तक जो है वो जगह घेरता है वो तो उसी का हो गया ना यार, है ना, वो तो उसी का एक्सक्लूसिव हो गया, वैसे यहां तक नहीं आने देता, ठीक है, समझते जाइए आप। तो जब यहां तक नहीं आने देता, मतलब ये हो गया ना इसका दायरा, जो आप कंप्रेस भी करोगे तो यहीं तक दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है। तो फिर तो इसने इतनी जगह घेरी, भले ही इसने इसका एक्चुअल ना हो, लेकिन जगह तो ये इतनी घेरेगा ना, आप इसको प्रेशराइज भी कर दोगे तो भी जो है वो इफेक्टिव वॉल्यूम तक ही कंप्रेस हो पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए जगह तो ये इतनी घेर रहा है ना, अपने एक्चुअल वॉल्यूम से भी बड़ी घेर रहा है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? अपने एक्चुअल वॉल्यूम से भी ये बड़ी जगह घेर, ठीक है। अच्छा, वैसे इट हैज बीन फाउंड कि जो इसका जो बी एक्चुअल है ना, जो जो वी इफेक्टिव, इट इज आर इफेक्टिव।
तो आर इफेक्टिव जो है दैट इज 2 times आर एक्चुअल। ठीक है, तो यह एक तरह से एक मिनट इसको थोड़ा सा ये करते हैं कि जो वॉल्यूम इफेक्टिव है, जस्ट एक मिनट, चलिए ऐसे रहने देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम इफेक्टिव है दैट इज कितना हो गया वो 4/3 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आर एक्चुअल का क्यूब। सो एक तरह से वो 8 टाइम्स वॉल्यूम एक्चुअल हो गया कि नहीं। मतलब अगर मैं कहूं इसको इज 8 इंटू 4/3 पाई आर एक्चुअल का क्यूब के नहीं। सो 8 टाइम्स हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर भी बात आपको एक चीज देखनी, आप समझते जाइएगा बात जो है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि ये ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने कहा कि ये आर इफेक्टिव इज ट्वाइस द आर। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे ये जो इफेक्टिव एरिया है या इफेक्टिव वॉल्यूम है, ये इसका एक्सक्लूसिव नहीं। क्योंकि अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, इस मॉलिक्यूल को देखोगे, अब ध्यान देने वाली बात है, तो इस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम तो इसके साथ मैच कर ही सकता है। इज इट ओके? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल के इफेक्टिव वॉल्यूम के साथ शेयर होगा। ठीक है, आप समझते जाना बात को। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो जैसे मान लो ये एक्चुअल है, फिर ये जो है इफेक्टिव है, तो ऐसे ही आप छोटी सी डायग्राम कि भाई इसके अराउंड एक ये लग रहा है। ऐसे ही अगर दूसरा मान लो यहाँ पर है तो दूसरा भी शेयर करेगा। ठीक है, ऐसे अगर तीसरा मॉलिक्यूल है इधर तो तीसरा भी शेयर करेगा। समझते जाना, मैं समझा रहा हूँ बात को। चौथा जो है ऐसे है तो चौथा भी शेयर करेगा, ऐसे जो है पांचवा भी शेयर करेगा। आर यू गेटिंग दिस? मान लो ज्यादा से ज्यादा जो है 5 मॉलिक्यूल इसको घेर सकते हैं, तो पांचों जो है 1/5 वॉल्यूम को पांचों जो है शेयर करें। ठीक है, तो आखिर इस वॉल्यूम को, ये जो मैंने कहा, इस वॉल्यूम को अंदर वाले को शेयर करने वाले कितने होंगे? एक तो वो है, सुन लीजिए, एक तो वो है जो कि सेंटर में, ये तो है ही, ये तो है ही, साथ में 1/5 ये भी कर रहे हैं पांचों। अगर ये 6 होते तो 1/6 करते, अगर ये 4 होते तो 1/4 करते। समझ रहे मेरी बात? और सो अगर 5 घेर रहे हैं तो 5 इंटू, और हर एक जो है 1/5 जो है शेयर कर रहा है, तो नेट इफेक्टिव एक और भी शेयर कर रहा है। मतलब भाई 5 स्फीयर्स 1/5 वॉल्यूम को शेयर कर रहे हैं, सो 5 इंटू 1/5 कितना हुआ? वो इफेक्टिवली मतलब जो है एक स्फीयर जो है और है जो इस वॉल्यूम को शेयर कर, एक तो वो खुद है ही जो सेंटर वाला है। आप समझिए, ये तो है ही जो सेंटर वाला इस वॉल्यूम को शेयर कर रहा है। लेकिन अगर ये पांचों 1/5 कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 5 इंटू 1/5 कितना हो गया? तो नेट उस वॉल्यूम को जो है एक और
इज इट ओके? सो दैट मीन्स अगर जो है इस वॉल्यूम को 2 शेयर कर रहे हैं, सो दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो बी इफेक्टिव रहेगा ना, दैट इज 4 टाइम्स बी एक्चुअल, क्योंकि इस टाइम क्या हो गया, इफेक्टिव वॉल्यूम जो है ये अब हमें लिखना पड़ेगा ऑफ 2 स्फीयर्स। नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं? मेरी बात समझे कि नहीं? लॉजिक को समझिए, है ना। कई बार लॉजिक को समझना मतलब जो है वो दिमाग की बात है। जैसे कि मान लो हम इस कमरे में बैठे, सुन लो, मान लो इस कमरे की कॉस्ट जो है, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, कमरे को इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे की कॉस्ट जो है 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए है। मान लो आपके पापा ने वो कमरा खरीद लिया, लेकिन अब उस कमरे के आप 4 हिस्से कर दीजिए। सुन लो, उस कमरे के जो है, या अभी चलो 1,00,000 में नहीं खरीदा, अभी जो है रेट को साइड में रखते हैं, ठीक है। 5 लोग, कमरे को अब जो है पैसा खरीदने वाले 5 लोग। अब एक बंदे ने तो कहा कि मैं जो हूं सारे कमरे में घूम सकता, और 4 बंदों ने कहा कि आप हमें 1/4 दे दो, हम उसमें जो है घूमना चाहेंगे, ठीक है ना, बस दैट्स ऑल। अब अगर उस कमरे की कॉस्ट जो है, उस कमरे की कॉस्ट जो है मान लो 2,00,000 है, तो जिस बंदे को सारे कमरे में घूमना है वो देगा 1,00,000 रुपए, और जिसको 1/4 में घूमना है वो देगा 25,000। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे? तो यही बात यहाँ हुई कि जो सारे में घूम रहा है उसका भी आधा हिस्सा है, क्योंकि 2,00,000 का कमरा है, 1,00,000 ही उसने दिया ना, 4 लोगों ने 25-25 दिया, तो चारों का मिला के भी वो कमरा इकट्ठा है, लेकिन जो एक जिसका सारा भी है उसका भी आधा ही। भैया अगर जो है वो बोलेगा नहीं, मैंने तो जो है मैंने जो है अपना हिस्सा चाहिए, जिसको जो कि कोई शेयर ना कर सके, तो उसको कितना कमरा मिलेगा? आधा कमरा मिलेगा। ले तू 1,00,000 का ये है, इसमें ना हम आएंगे ना, तू इसमें रहिए, तू हमारे हिस्से में बता, यही होगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? आपको बात समझ में आ गई? वही यहाँ पे हो रहा है कि इस वॉल्यूम में जो है इसका इफेक्टिव ये शेयर कर रहा है, इसका ये, हाँ बात समझ में आ गई, विनिकिता को भी आ गई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सो बढ़िया बात है। तो इसलिए बी इफेक्टिव इज 4 टाइम्स बी एक्चुअल, ये अपने को पता लग गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं, देखो अब क्या है बात बेटा जी, जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन में बात करते हैं, हम बात करते हैं मोल्स की टर्म्स। ये तो एक मॉलिक्यूल की बात है ना, सुनते जाइएगा। लेकिन अगर मैंने एक मोल की बात करनी, अगर मैंने कहना है कि एक मोल का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना होगा, सुनिए, बी इफेक्टिव पर मोल, एक मोल का कितना होगा, सो मुझे लिखना पड़ेगा बी इफेक्टिव, सुनते जाइएगा, इनटू एवोगैड्रोस नंबर ना भाई। एक मोल मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना होगा? इट विल बी एवोगैड्रोस नंबर इनटू इफेक्टिव वॉल्यूम, है ना, एंड दैट विल बी 4 into 4/3 pi r cube into Avogadro's number, where r is actual volume। मैं यहाँ पे r actual लिख दूं, ठीक है। So this is our final formula. This effective volume per mole is called, सुन लीजिए अभी मेरी बात खत्म नहीं, this is called reduced volume, जिसको कि B से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अब इसको रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्यों बोला जाता है, सुन लीजिएगा। इसको मैं मिटा दूं बेटा जी, बोर्ड पे जो लिखा है, या तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो ऑनलाइन वाले।
फोटो खींच सकते हैं, देखिए देख ले। तो फोटो नहीं फोटो नहीं, तब ऑफलाइन का क्या मजा हुआ यार, फोटो खींचना तो घर में रहता। नोट कीजिए, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। बी है तो बी से डिनोट करते अब सुनिए, अब मैंने जैसे कहा कि भाई हम इसको रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि it is the volume which must be subtracted from the volume of the container in order to get the net empty volume. ये तो वो वॉल्यूम है ना जो कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं, मतलब कितना भी कंप्रेस कर लो इतना तो वॉल्यूम रहेगा ही उनका, तो इतना तो वो जगह जगह बिखरे हुए तब भी वो इतनी जगह पे नहीं आने देंगे दूसरा मॉलिक्यूल। तो नेट खाली वॉल्यूम क्या है, मतलब हम ये कहेंगे ऐसे में कि V जो आइडियल होगा अब that is equal to volume of container minus B। सही बात है, है ना? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का कंटेनर के वॉल्यूम में से माइनस करेंगे तो नेट एम्प्टी वॉल्यूम आएगा, वो भी आइडियल आपने लिखा। समझ आई बात? तो चलिए वॉल्यूम की करेक्शन जो हमने की उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है? तो जो वेन डेर वाल्स इक्वेशन आएगी अगर हम फॉर 1 मोल लिखते हैं, अगर 1 मोल के लिए हमने वेन डेर वाल्स इक्वेशन आएगी तो लिखेंगे P इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R। P इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो आप समझ जाएंगे, है ना? एंड फॉर n मोल्स, for n moles P into V minus NV is equal to nRT। ठीक है, तो अब n moles को कैसे माइनस करना पड़ेगा और आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी। अभी इसमें सिर्फ जो है वॉल्यूम की करेक्शन की गई। इज इट ओके? देखो n मोल्स, भाई 1 मोल का अगर वॉल्यूम B है एक्चुअल मतलब जो इफेक्टिव है, ठीक है, तो n मोल्स का कितना होगा, 5 मोल्स का कितना होगा, 5 टाइम्स B। अगर इस कमरे में 5 मोल्स हैं तो मेरे को B को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कमरे का वॉल्यूम माइनस 5B इज इक्वल टू नेट खाली वॉल्यूम। सही है बात? आगे समझ ऑनलाइन वालों को आ गई? ठीक है, ओके आगे बढ़ो। अब मामला है प्रेशर करेक्शन, ध्यान से समझने की ट्राई कीजिएगा। सेकेंड वन इज प्रेशर करेक्शन। प्रेशर की करेक्शन ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है, तो अगर समझना है तो कंसंट्रेट होके समझिए। देखो
एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कमी क्या थी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं, दे नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, लिखा था। उनके बीच में कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं। और प्रेशर के बारे में तो कहा ही था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद वॉल ऑफ द वेसल। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और जितने जोर से टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, यही बात है, ये आप जानते हैं बात। तो अब अभी प्रेशर में क्या मसला हो गया, प्रेशर में क्या गलती हो? पहली बात ये है, प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? आप जानते हैं प्रेशर को जो है आप मेजर करते हो मैनोमीटर से, जो इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर मैंने बताया था ना, याद है? मैनोमीटर बताया गया था। तो मैनोमीटर, मान लो, सुनते जाइएगा, अब बात स्टार्ट हो गई, सब लोग कंसंट्रेट होकर सुने। मान लो इस कंटेनर में पहले हम हाइपोथेटिकली आइडियल गैस भर लेते हैं। हाइपोथेटिकली मैंने कहा दुनिया में कोई आइडियल गैस नहीं होती, तो इसलिए जो है मान लीजिए हमने जो है आइडियल गैस मान ली, और आइडियल गैस, उसी गैस को आइडियल मान लेते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर गैस मॉलिक्यूल 2 4 ही बनाए मैंने, 4 बने, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स अभी दे आर नाइदर अट्रैक्टिंग नॉर रिपेलिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, इनकी जिगजैग मोशन रहती है, आप जानते हैं, जो ब्राउनियन मूवमेंट है वैसी रहती है, ये टकराते हैं, ठीक है। अच्छा, या ऐसा कर, सुनते ही 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सब लोग कंसंट्रेट कीजिए। मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ पे बड़े डॉट्स बनाए, आप पहले इमेजिन कर लीजिए कि ये आइडियल गैस है, ऐसे, ठीक है, हाइपोथेटिकल। अगर ये आइडियल गैस है तो ये गैस के यहाँ पे मरकरी रखी हुई है, यहाँ पे वो बना देते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल दीवार के साथ टकराएंगे, लेकिन दे विल नाइदर बी रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। आइडियल का ये मतलब है। तो गैस का जो प्रेशर है वो मान लीजिए इतना, देखिए आप यहाँ, ठीक है, मुझे दूसरे कलर का ट्राई करते हैं, अगर दिख जाता है, ये हरा रंग है। तो यहाँ पर जो है अगर ये आइडियल होती तो ये हो गया, तो फिर एक्चुअल में प्रेशर आइडियल, समझ जाइए, प्रेशर आइडियल, समझ आई बात? कि आइडियल गैस होती तो प्रेशर इतना हो। लेकिन इस कमरे की बात कर लेते हैं कि ऐसे गैस मॉलिक्यूल आइडियल गैस है कोई जो है, ठीक है, तो जो टकराएंगे प्रेशर इतना आ गया था। अब भाई आपको प्रेशर तो इसी से लगेगा ना पता, प्रेशर तो आपको इसी से लगेगा, इंस्ट्रूमेंट से ही लगेगा पता। जब भी आप मान लो आपको पीवीएनआरटी भी लगाना है तो प्रेशर आपको क्या लगेगा, ये इंस्ट्रूमेंट से ही पता चलेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ने बता दिया कि भैया प्रेशर इतना, ठीक है। लेकिन अगर ये गैस जो मान लो रियल, ठीक है, तो रियल गैस जो भी होगी उसके मॉलिक्यूल्स को तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे, सही बात है। उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे। अब जैसे मान लो मैं एक मॉलिक्यूल ले लूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया, इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान दीजिए, इट इज सराउंडेड बाय, मान लो सेंटर ऑफ कंटेनर में है, इट इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखिए, इट इज इवनली सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल, और ऐसा ही हर एक मॉलिक्यूल के साथ होगा जो कंटेनर यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, चारों तरफ से घिरे होंगे। तो आप देखिए अगर और मॉलिक्यूल उस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को खींच भी रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दैट इज अट्रैक्टेड evenly from all the sides, so net force acting on that molecule is 0, सही बात। आप देख सकते हैं डायग्राम जो बोर्ड पे बनी है कि उसमें वो जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है सारी तरफ से बराबर खींचा जा रहा है, तो उस पे नेट फोर्स एक्टिंग इज 0, मतलब वो सेंटर में आइडियली ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब फोर्स नेट 0 हो गई
तो फिर तो वो कहीं भी घूमता ही रहेगा, क्योंकि हर एक इक्वली हर एक इक्वली कर रहा है। ये ऐसा ही होगा ना, मॉलिक्यूल जो है चारों तरफ से बराबर ही घिरे होंगे, ठीक है ना। तो नेट जो है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स विल बी 0, ठीक है। तो इस कमरे के इधर उधर जो भी मॉलिक्यूल घूम रहे होंगे उन पे नेट फोर्स 0 ही होगी, एंड दे विल बी बिहेविंग आइडियल। जब नेट फोर्स ही 0 होगी तो जिस स्पीड से जा रहा था उसी से जाएगा, है ना। तो कंटेनर के अंदर तो भले ही नॉन आइडियल बिहेवियर भी हो, तब भी वो नॉन आइडियल नहीं रहा, क्योंकि खींचतान के बावजूद भी रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रही है, तो इसलिए जो मॉलिक्यूल फास्टली दौड़ते जाए। लेकिन सुनते जाइए, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स दीवार के नजदीक हो, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल दौड़ रहा है, जब तक वो जा रहा है, जैसे देखिए जब तक वो जा रहा है दीवार के पास, ठीक है, तो ऐसे जोर से आ रहा है, ठीक है, यहां से वो चलना स्टार्ट हुआ, जोर से आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब जब वो जोर से आ रहा है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स पे 0 है, लेकिन अब क्या है, अब भाई अगर मान लो हमने उसको हवा में फ्रीज कर दिया, भाई यहाँ पे फ्रीज हो गया, तो यहाँ पे तो उस पे नेट फोर्स 0 है, जो मैंने ये बना दिया वो सिचुएशन है इसकी। लेकिन जब वो दीवार के साथ टकराने वाला है, आप उस मोमेंट को याद कीजिए जबकि वो जस्ट दीवार से टकराने वाला है, उसको मैं शो कर रहा हूं यहां पर। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये जस्ट दीवार से टकराने वाला है, इसके और दीवार के बीच में अब कोई मॉलिक्यूल नहीं, इतना क्लोज आ गया कि उसके आगे कोई भी नहीं, तभी टकराएगा। अगर उससे आगे कोई है तो हम उसके आगे वाले की बात कर रहे हैं फिर, है ना, जो भी सबसे आगे उसकी बात कर रहे हैं। तो जब जो है ये सबसे आगे हो गया, तो अब आप सोचिए इसको खींचने वाले सिर्फ पीछे की तरफ वाले हैं, तो साइड वाले, आगे वाला कोई नहीं, बोलो हाँ। जब वो जस्ट दीवार के साथ टकराने वाला है तब उसको खींचने वाले सिर्फ बैक साइड में है, ऊपर नीचे। लेकिन वो जा किस तरफ रहा है, आगे रहा, टकराना तो उसको आगे, ऊपर नीचे वाला भी कैंसिल हो रहा है, तो नेट फोर्स यहाँ पे किस तरफ है, बैकवर्ड, है ना। मतलब जो नेट है या रिजल्टेंट है दैट इज बैकवर्ड, जबकि यहाँ पर जो एफ नेट है वो 0 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 0 है, सही बात। लेकिन जब वो दीवार के साथ टकराने लगता है तो क्या होता है ना, मतलब उसको पीछे ही खींच रहे हैं, तो अब पीछे खींचेंगे तो वो उसको स्लो करेंगे ना, स्लो करेंगे, ठीक है। तो मतलब स्लो करेंगे तो वो दीवार के साथ धीरे से टकराएगा, जब स्लो करेंगे तो दीवार के साथ क्या होगा, धीरे से टकराएगा, आराम से टकराएगा। और प्रेशर तो आपको बैरोमीटर में, मैनोमीटर में तभी पता चलेगा जब वो दीवार के साथ टकराएगा। तो मतलब एक तरह से ये मॉलिक्यूल्स जो है दीवार को मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, अंदर तेज तेज घूम रहे हैं और जैसे ही दीवार के पास आती है हर कोई मॉलिक्यूल यही करेगा, मतलब इसको धोखे में रखा है धोखे में रखा है दीवार को, है ना। दीवार को भाई नेट नॉन आइडियल बिहेवियर तो दीवार के साथ टकराने पे आया ना, भी पीछे से, क्योंकि अगर ये आइडियल होती तो दीवार के साथ ये तेज ही टकराते, क्योंकि पीछे वाले खींच नहीं रहे हो। लेकिन क्योंकि ये नॉन आइडियल है तो इसलिए टकराएंगे स्लोली। अब टकराएंगे स्लोली, तो जो हमने हाइपोथेटिकल आइडियल का लिया था, तो अब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, ऑब्वियस ही बात है, आइडियल से कम होगा प्रेशर, ऑनलाइन वालों कम होगा, सही बात है, क्या बात है कि ये कम, हाँ, तो कम होगा प्रेशर, मतलब प्रेशर जो है जो इतना होना चाहिए था वो इतना हो गया। हम ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि इतना ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, इतना हुआ, है ना, होना इतना चाहिए था, हुआ इतना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरर, है ना, समझते जाइएगा बात, अभी बात समझ नहीं है। देखो अब क्या है भाई, जो हम तो किस इक्वेशन को ठीक कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को ठीक कर रहे हैं,
पीवी को एनआरटी के बराबर बनाने की ट्राई करेंगे। तो हमने कहा कि पीवी में बी वाले में गड़बड़ थी कि आइडियल वॉल्यूम होना चाहिए जो नेट खाली वॉल्यूम है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस बी करके जो उसको तो ठीक कर दिया, क्योंकि जो वॉल्यूम हम ले रहे थे वो बड़ा ले रहे थे, जबकि आइडियल वॉल्यूम छोट कम होना चाहिए था, खाली वॉल्यूम होना चाहिए, उसको तो हमने ठीक कर लिया। लेकिन अब जो है, जो पीवी एनआरटी में पी है वो तो हम लिखते हैं ये वाला लिखते हैं ना, क्योंकि गैस तो एक्चुअल में ये नॉन आइडियल ही है ना, हाइपोथेटिकल हमने आइडियल माना था इसको, एक्चुअल में तो हमें शेडेड एरिया की ही रीडिंग आएगी ना, ठीक है। नाउ इट इज पी रियल, सुनते जाइएगा, इट इज पी रियल, सही बात है। लेकिन हमें पी रियल को पी आइडियल बनाना है, क्योंकि हमने उसको पीवीएनआरटी में फिट करना है भाई। अगर हम इसी हर बार हम क्या करते थे, पी रियल को पी आइडियल की जगह पुट कर देते थे और हो जाती थी गड़बड़, ठीक है। तो हमें अगर पी रियल को, मतलब आप जो प्रेशर नोट करके आइडियल गैस इक्वेशन में डाल रहे हैं वो कम है, तो यू हैव टू ऐड समथिंग टू पी रियल टू गेट द पी आई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? यू हैव टू ऐड समथिंग, भाई इसको इसके बराबर ऐड करना है, तो सम जो एरर है पी डैश वो आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस पी डैश, बोलो सही है? Yes, sir. पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस पी डैश। क्या बात है यार, लोग ऑनलाइन भी समझने लग गए हैं अब, है ना? आप में से ऑनलाइन लगाते हैं कितना डिफरेंस होता है बात को समझने में यहाँ और वहां, आप तो सीधे बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर भी समझ आ जाती है ना आ बात, जाती है। मतलब आ तो जाती है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आती होगी, कि बिल्कुल नहीं, जो है मैं मानता हूँ। जिस तरीके से इधर समझ आती है हाँ। वैसे नहीं हो पाता। 100 और 80 मान लेते हैं हम, यहाँ 100 समझ आती है तो वहां 80 आती है, 70 70 मान लिया है ना, मतलब आ तो जाती है, ठीक है ना, जिसने समझना हो मतलब ही कैन, ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा, तो अब पी आइडियल पी रियल प्लस पी डैश, ठीक है। अब इसमें जो है अब पी डैश को हमें जानना है पहले, तो पी डैश कैसे पता चलेगा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं कि जो पी डैश है वो पी डैश जो दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पी डैश इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरी बात को समझिए सर, तो इसको रियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को ठीक कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन को ठीक किया तो ये रियल गैस इक्वेशन बन गई, क्योंकि आइडियल तो पीवीएनआरटी, समझ गए बात, है ना? आइडियल तो पीवीएनआरटी है, उसको मॉडिफाई जब कर दिया तो वो जो है नई इक्वेशन हो गई, दैट इज रियल गैस के लिए, क्योंकि हम आइडियल को कंपैटिबल बना रहे हैं इसके लिए, रियल गैसेस के लिए, तो जो नई इक्वेशन आएगी वो रियल गैस इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि दैट इज कंपैटिबल विद दिस रियल गैस बिहेवियर, ठीक है, सुनते जाइए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल क्यों, जितने मॉलिक्यूल्स एक कमरे में ज्यादा होंगे, एक कंटेनर में ज्यादा होंगे, उतने वो क्लोज होंगे तो उनमें वो अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो जो है वो दीवार के साथ स्लोली टकराएंगे, दीवार के साथ स्लोली टकराएंगे तो एरर ज्यादा होगा, पी डैश इज एरर। जितने घने होंगे मॉलिक्यूल, क्लोज होंगे मॉलिक्यूल्स, उतनी बैकवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स जो है स्ट्रांग होगी और एरर ज्यादा होगा, एरर ज्यादा होगा तो अपना पी डैश ज्यादा होगा, सही बात है, पी नहीं पी डैश, है ना, पी डैश की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो अगर मैं इसको एन की जगह, सुन लीजिए, मैं एन की जगह यार एन अपॉन बी लिख रहा हूँ, सॉरी मतलब एन ही लिखा मैंने, क्योंकि एन से काम नहीं बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स है ना, वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा ना, जैसे 1 लीटर में अगर मान लो 1 मोल होंगे तो जो है अपने पी डैश की वैल्यू कम होगी, अगर 2 मोल्स होंगे तो ज्यादा, तो पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मान लो अगर 2 मोल्स जो है 10 लीटर में होंगे और 3 मोल जो है 50 लीटर में होंगे तो 3 मोल्स का भी इम्पैक्ट कम हो जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
मतलब मोलर डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना एरर ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात ना? ठीक है। अच्छा, तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम लगाएंगे P डैश इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर आएगा। N स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर तो हो ही गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब सुनते जाइए। ठीक है, अब पहले इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। ठीक, अब फॉर 1 मोल हमारी इक्वेशन क्या रहेगी? A इज वैन डर वाल कांस्टेंट, इसके बारे में लिख देता हूं। ये भी वैन डर वाल कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूं, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। ठीक है, तो जो नई मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई 1 मोल के लिए, दैट इज P प्लस A अपॉन B स्क्वायर, क्योंकि 1 मोल की बात कर रहे हैं। B माइनस B इज इक्वल टू RT। और अगर फॉर n मोल्स बात करनी है तो n मोल्स के लिए आ जाएगा P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, B माइनस B इज इक्वल टू NRT, B माइनस NB। सही है बात? सही है बात? हो गई ना इक्वेशन? अब बात करते हैं, जैसे चलो पहले नोट कर लो। V क्यों आया? V मैंने बेटा बोला कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज्यादा होंगे उतना जो है P डैश की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना? डेंसिटी दिखानी है ना आपको, मोलर डेंसिटी। ये छोटे से वॉल्यूम में कितने ज्यादा मोल उतने ही क्लोज होंगे ना, तो V आना। सर प्लीज एरर वाला पार्ट रिपीट करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, मैंने कहा कि भाई ये तो आपको लग गया पता कि पी रियल, अगर रियल गैस है तो प्रेशर कम आएगा, आइडियल का ज्यादा होता, तो हमें रियल वाले में कुछ पी डैश ऐड करना पड़ेगा कि वो पी आइडियल के बराबर हो जाए। पी डैश वो एरर है जो कि आपको ऐड करना पड़ेगा। अब पी डैश की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज हैं। इतने मॉलिक्यूल क्लोज होंगे उतनी उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी, वो एक दूसरे को खींचे। जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो एरर ज्यादा होगी। और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा कब होगी? जब मॉलिक्यूल घने होंगे, क्लोज होंगे। तो क्लोज कब होगी? जब N अपॉन B ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जब ज्यादा होगी। तो P डैश इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन B का होल स्क्वायर। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A आ गया, तो P इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। उसको हमने जस्ट जो है इक्वेशन में पुट किया है। B तो हमने कर ही, V तो हमने कर ही लिया था, B वाला काम तो कर लिया था, प्रेशर वाला काम अब। सही है बात? अच्छा, अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। देखो, यूनिट ऑफ पी को होता है लीटर पर मोल, क्योंकि वो 1 मोल का वॉल्यूम है, लीटर से इफेक्टिव वॉल्यूम है ना। अच्छा, एंड देन यूनिट ऑफ ए क्या होता है? अगर आप देखो यहां पर, तो ए, इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? ये और इस दोनों के यूनिट्स बराबर होने चाहिए। तो इधर एटमॉस्फेयर है, फिर इधर कर लो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, है ना? तो ए के यूनिट्स आ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो पी की वैल्यू है, पहले वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर साइज, जबकि जो वैल्यू ऑफ ए है डिपेंड्स अपॉन attractive forces between gas molecules।
मतलब जितने, देखो ए क्या है, ए एक एरर का ही कंपोनेंट है। जब मतलब एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 होगा तो पी डैश इज ए। तो ऐसे में ए इज एरर। तो जितनी दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उतनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी। और स्ट्रांग होने के लिए मतलब ए की ए इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हैं। या जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल में, ये भी लिख लो मैं, प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड या प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो भी, ठीक है, आप सीधे बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख लो। जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें एक की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ए की वैल्यू डिपेंड करेगी। देखो ए की वैल्यू आपको कोई निकालने के लिए नहीं देगा, लेकिन बी की दे सकते हैं, क्योंकि बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4/3 पाई आर इंटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। अगर रेडियस दिया तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते, को भी नहीं दी जाती वैसे जो है, बट मैं ऐसे कह रहा हूँ ए तो आपको दिया ही होगा, ए इज ए कांस्टेंट। या तो ये हो सकता है कि बाकी चीजें दी और ए की निकालनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट करो करो। एक मिनट, मी सी द चैट। सर बी और ए की लास्ट वाली स्टेटमेंट रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं जी मैं, सुन लीजिए। वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर साइज, और दूसरा है वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ, स्क्वायर क्यों किया उसको मैं बताता हूँ। स्क्वायर करने की इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सोचा था कि चलो ऐसे ही पास ऑन हो जाएंगे, तुमने पूछा क्योंकि लोगों को समझ आ गई थी बात, लेकिन ये और भी डेप्थ वाली बात मैं समझाता हूँ। देखो जो ये मॉलिक्यूल्स की क्लोजनेस है ना, वो दो तरीके से इंपैक्ट करती है, आप समझना बात। पहली तो ये है कि जितने क्लोज होंगे उतने जो है एरर ज्यादा होगा, कि भाई क्लोज होंगे तो टकराएंगे स्टोर, ठीक है, एक बात हो। लेकिन दूसरा, भाई जितने ज्यादा होंगे उतने क्लोज होंगे, जितने क्लोज होंगे उतना जो है एरर ज्यादा होगा, एक तो हो गया ये, इसलिए एन अपॉन। लेकिन दूसरा एन अपॉन बी क्यों आता, स्क्वायर 1 दो बार एन अपॉन बी आया। अब आप सोचिए, अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं इस कमरे में, वो सपोज जो एरर क्रिएट कर रहे हैं, पी डैश क्रिएट कर रहे हैं, वो सपोज एक एटमॉस्फेयर का कर रहे हैं, तो वहीं पे 200 होंगे तो वो कितने का करेंगे, 2 एटमॉस्फेयर का करेंगे। तो मतलब भले ही उनमें एरर बराबर ही हो, भाई अट्रैक्टिव फोर्स मान लो 100 में भी उतनी है, 200 में भी उतनी है, एक थोड़ी देर के लिए आप इतने मान लो कि मान लो एक कमरे की जगह हमने 2 कमरे कर, तो डेंसिटी उतनी है। लेकिन अब क्या होगा, भाई अगर 100 मॉलिक्यूल जो है एरर जो है एक एटमॉस्फेयर का करें तो 200 कितने का करेंगे, 2 एटमॉस्फेयर का कर देंगे, क्योंकि वो एरर किस कारण बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ा, अट्रैक्टिव फोर्स को मैं सेम मान लो, समझे बात। तो दो तरह से इंपैक्ट कर, एन अपॉन बी दो तरह से कर। भाई अगर अट्रैक्टिव फोर्स बराबर है, मैं इस कमरे में 100 मॉलिक्यूल को टकराऊंगा एक बार में, वो अगर एरर जो है एक एटमॉस्फेयर का करेंगे क्रिएट जो है, तो 200 को टकराऊंगा तो वो 2 एटमॉस्फेयर का क्रिएट करेंगे ना एरर जो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। भले ही अट्रैक्शन बराबर कर देंगे, लेकिन पहले 100 टकरा रहे थे, अब 200 टकरा रहे हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल एक एरर क्रिएट करता है। भाई हमने कहा आइडियल होता है कितने जोर से टकराता, नॉन आइडियल कितने से टकराएगा। तो 100 में एक वैल्यू होगी, 200 में उससे डबल वैल्यू होगी, भले ही दूरी बराबर, दो तरीके से, इसलिए एन अपॉन बी का स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पॉइंट।
इज इट ओके? समझ आ गई बात इतनी? हम धीरे धीरे टॉपिक एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अदिति, अच्छा आज कौन आया है? न्यू कौन है? नई स्टूडेंट कौन है? इंग्लिश सेशन में भी वो बच्चे वाले अदिति आई है। हाँ अच्छा, मैं तभी देख रहा था तेरा कोड 11D3 जो है ना। हाँ, तो तू कैसे यस कर रही, तेरे को समझ आ गया? समझ में आ गया तेरे को? है? चलो आप लोगों को तो समझ में आ गया कि नहीं? मैं ऐसा भी उसको से पहले तो पढ़ा हूँ कि मुझसे तो अभी थोड़ा ओवरव्यू मिल गया। हाँ ये हो सकता है। यस सर, आई हैव आल्सो डन इट इन माय स्कूल। बहुत बढ़िया, और क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों को तो समझ में आ गया ना? बढ़िया। किसी को कुछ पूछना नहीं? तो आज इतना ही करते, बड़ा है ना? वेंडर वॉल इक्वेशन जो है, नहीं आराम आराम से नहीं, अब नेचर चेंज हो जानी है ना। अगले लेक्चर को जो मैं स्टार्ट करूंगा वो और तरीके से होगा, वो नेक्स्ट पार्ट है। मतलब अगले लेक्चर में हम करेंगे क्या, मैं बता देता हूँ। सिलेबस तो आपको टेस्ट का मिल चुका है, हर बार वो जो है इसी में लग जाया करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा धीरे धीरे सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी भाई, जो है कोई 10-15 दिन में तो क्लासेस आपको फॉरेन से भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ मतलब दिल्ली से, ठीक है। तो नहीं, सिलेबस क्रिस टाइम टेबल में आ चुका है, ठीक है। तो चीजें और कंफर्टेबल हो जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स भी है और गैसियस स्टेट टिल्ट। टाइम टेबल में भी दिया होगा नीचे के। हाँ नीचे दिया हुआ टाइम टेबल में जो है दिया होगा बकरबाद, ठीक है। और ये तो आपको पता लग गया, माई सीट वाले प्लेटफॉर्म का तो आपको पता लग ही गया, ठीक है, कि भाई दिस इज, प्लीज सेंड मी। बिल्कुल, वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पे देख सकते हो। यूट्यूब पे जो है कल तक तो ये अपलोड हो ही गया होगा। आई विल ट्राई कि आज हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।